दोस्तों, सो नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस अ फंक्शन। फंक्शन को समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा मैपिंग। तुम लोगों ने 9th में सेट्स के बारे में पढ़े हो, तो मान लो हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए का एंट्रीज क्या है, अलग अलग बंदे मैंने पकड़ के लाया हूं, उन सब का नाम। और सेट बी में हमारे पास क्या है, उन बहुत सारे सरनेम्स का मैंने कलेक्शन बनाया हूं। ठीक है ना। अब जो है सेट ए पे नाम है, सेट बी पर सरनेम है। ठीक है, एक बंदे का ऑब्वियस सी बात है दो अलग अलग सरनेम नहीं हो सकता है, बट हां ऑब्वियस सी बात है दो अलग बंदे का जो सरनेम है वो डेफिनेटली हमारा सेम हो सकता है। तो मैं पहला बंदा पकड़ा, तो उस बंदे का सरनेम मान लो ये वाले सरनेम के साथ मैच कर गया, तो ये वाला एलिमेंट जो है वो इसका बी का ये एलिमेंट के साथ हमारा मैप हो गया। सिमिलरली मान लो ये दोनों बंदों का सरनेम सेम हुआ, तो दोनों के दोनों बंदा जो है वो सेट बी का ये वाले एलिमेंट के साथ हमारा मैप हो गया। सिमिलरली लास्ट वाला बंदे को पकड़ता गया और चलाता गया। हाँ, ऐसे केसेस बन सकता है जो हमारे पास ऐसे बंदे हैं जिसका या तो एक्चुअल में कोई सरनेम नहीं है, बहुत सारे जगह पे ऐसे होते हैं जहां पे लोग सरनेम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, एंड या फिर ऐसे हो सकता है जो उस बंदे का जो सरनेम है मैंने जो लिस्ट बनाया था, सेट बनाया था बी का, उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, कोई बहुत ही ज्यादा अनकॉमन से सरनेम है जो मैं लिस्ट करना भूल गया। तो हो सकता है सेट ए का कोई एक बंदे का सरनेम जो है वो हमारा मैप ना हो पाए। ठीक है, ऑब्वियसली यहां का कोई भी एक बंदे का दो सरनेम जो है वो हमारा होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, राइट। तो हम बोलेंगे जो सेट ए है वो सेट बी के साथ मैप्ड है, तो वी विल से सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी, रिप्रेजेंटेड एज ARP, रिप्रेजेंटेड एज ARP, जहां पे R इज बेसिकली द रिलेशन। ठीक है, तो मैपिंग जो है वो बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन। मैपिंग कितने टाइप के हो सकते हैं? पहला हो सकता है 1-1। 1-1 मैपिंग का मतलब क्या है, जो हमारा सेट ए का कोई एक एलिमेंट है वो सेट बी का एट मैक्स एक एलिमेंट के साथ हमारा मैप हो। राइट, यानी यहां पर ऐसा हम लोगों ने केस लिए है जो कोई भी दो बंदे का सरनेम सेम नहीं है, सेट ए का कोई एक एलिमेंट एट मैक्स सेट बी का एक एलिमेंट के साथ मैप होगा। सेट ए का कोई एलिमेंट अनमैप्ड बच सकता है, उस पर कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज मेनी वन। मेनी वन क्या है, सेट बी में हमें ऐसा एलिमेंट, ढंग से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, ढंग से सुनना, सेट बी में ऐसा कम से कम एक एलिमेंट हमें ऐसा मिलेगा जो सेट ए का मोर देन वन एलिमेंट के साथ मैप्ड हो। मैं जो यहां पर बनाया हूं व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मेनी वन मैपिंग, क्योंकि सेट बी का ये वाला जो एलिमेंट है वो यहां पे सेट ए का दो एलिमेंट के साथ मैप्ड है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन को, सुनना। मेनी वन मैपिंग का मतलब क्या हुआ, जो हमारा सेट बी है उस पर कम से कम हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो एलिमेंट सेट ए का मोर देन वन एलिमेंट के साथ, 2 3 4 5 कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता है, मोर देन वन एलिमेंट के साथ हमारा मैप्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगला जो है वो है मेरा वन मेनी। वन मेनी मैपिंग का मतलब क्या है, वन मेनी मैपिंग यहां पर मैं दिखाया नहीं हूं, यहां पर केस में वो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो एक बंदे का दो मैपिंग होना संभव होता, दो सरनेम होना संभव होता, तो सेट ए में कम से कम हमें एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो सेट बी का मोर देन वन एलिमेंट के साथ मैप्ड हो। अच्छा, ये कम से कम एक वाला कहानी है, बाकी 1-1 जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम एक एलिमेंट मुझे मिल गया जो सेट ए में जो बी का दो एलिमेंट के साथ मैप हुआ, तो वो मैपिंग तुरंत बन जाएगा वन मेनी। और जो मेनी वन और वन मेनी दोनों है, यानी इधर से भी कम से कम में दो मिल जाए
और इधर से भी मुझे कम से कम 2 मिल जाए, तो वैसे वाले मैपिंग्स को हम बोलते हैं मेनी वन मैपिंग। तो जहां से मैं मैप कर रहा हूं वो वाला सेट को हम बोलते हैं डोमेन, और जहां पर हम मैप कर रहे हैं वहां पर हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, सेट ए इज माई डोमेन, सेट बी इज माई कोडोमेन। ठीक है, फंक्शन जो है वो रिलेशन या मैपिंग का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस है। क्या है वो स्पेशल केस, सुनना ढंग से। एक रिलेशन फंक्शन तब बनता है जब वो रिलेशन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन, डोमेन का यानी जहां से मैं मैपिंग बना रहा हूं उसका कोई एलिमेंट मेरा अनमैप्ड नहीं बचना चाहिए। कोडोमेन का बच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डोमेन का जो मेरा हर एलिमेंट है वो कोडोमेन के कम से कम एक एलिमेंट के साथ तो मैप्ड हो ही हो। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है हमारा डोमेन पे कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, तो जो रिलेशन में दिखाया हूं दैट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, दूसरा, वन एलिमेंट ऑफ डोमेन कैन बी मैप्ड विथ एट मैक्स वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, वन एलिमेंट ऑफ डोमेन can be mapped with at max one element of codomain। कोडोमेन का एक एलिमेंट का 2 जगह से मैप हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डोमेन का कोई एलिमेंट जो है वो कोडोमेन का एक से ज्यादा एलिमेंट से मैप्ड नहीं होना चाहिए। अब बट एक से तो होना ही पड़ेगा, यानी बेसिकली हर एक डोमेन के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका एक यूनिक एलिमेंट सेट बी पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो रिलेशन में जो 4 टाइप हमने पढ़े हैं, पहली बात तो डोमेन कंप्लीटली मैप्ड होना चाहिए और केवल 1 और 1 मेनी मैपिंग ही हमारा मेनी वन मैपिंग ही हमारा फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, यानी 1 मेनी या मेनी मैपिंग्स आर नॉट एट ऑल फंक्शंस। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन जो मेरा 2 सेट के बीच में संबंध बनाता है। तो फंक्शन को हम फॉर्मली अगर डिफाइन करते हैं तो मान लो सेट ए का जो एंट्रीज है उसको हम बोलते हैं x, और सेट बी के जो एंट्रीज है उसको हम बोलेंगे y। तो a और b के बीच में एक फंक्शन अगर डिफाइन हुआ है f, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। x जहां पर है हमारा इनपुट की तरह हम बंदे दे रहे हैं, आउटपुट की तरह मुझे उसका सरनेम मिल रहा है, तो x इज कॉल्ड द इनपुट, y इज कॉल्ड द आउटपुट। ठीक है, सो f इज द फंक्शन, x जो है f इज द फंक्शन, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो मेरे कंट्रोल में है, किस बंदे को पकड़ना है वो मेरे कंट्रोल में है, और एक बार मैं बंदे को पकड़ लूंगा तो उसका सरनेम जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो x को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इनपुट, y को हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि वो बंदे पे डिपेंड करेगा उसका सरनेम क्या है, तो y जो है वो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट। A is called the domain and B is called the codomain। A को हम बोलते हैं डोमेन और B को हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, अब और एक डेफिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का रेंज क्या है? मान लो मैंने यहां पर अभी ये वाला एलिमेंट को भी मैप कर देता हूं, ये वाला एलिमेंट मान लो कुछ ऐसे मैप्ड है, तो ये कोडोमेन तो ये पूरा है, वो तो मैंने पकड़ बनाया था, बट कोडोमेन का ये सबसेट, यहां पे ये दोनों और यहां पर ये तीनों, ये जो 5 एलिमेंट्स है वो असली में
ए का कम से कम एक एलिमेंट से हमारा मैप है, तो कोडोमेन का वो सबसेट जिसका एक्चुअल में मैपिंग हुई है उसको हम बोलते हैं उस फंक्शन का रेंज। कोडोमेन डिफाइन करना कंप्लीटली मेरे हाथ में है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जो मैपिंग है उससे कम नहीं बना सकता हूं, फिर तो डोमेन का एलिमेंट जो है वो मेरा अनमैप्ड बच जाएगा। लेकिन फंक्शन अपने हिसाब से अपना जो रूप रंग है वो दिखाते हुए उस कोडोमेन का जितने हिस्से के साथ असली में हमारा मैप होने वाला है उस चीज को हम बोलते हैं क्या, उस चीज का रेंज। तो रेंज इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, तो मैं सिंपल एग्जांपल के थ्रू चालू करता हूं। सो मान लो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, और ये फंक्शन जो डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो मेरा फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन इज स्क्वायरिंग, फंक्शन जो है वो है मेरा स्क्वायरिंग। ओके, एक्स जो है वो मेरा इनपुट है, तो यहां पर मेरा डोमेन जो है, देखो डोमेन तो उसने बंदे ने दे दिया है, वो मुझे मानना ही पड़ेगा। तो डोमेन जो है वो है मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। कोड डोमेन जो है, कोड डोमेन जो है वो भी है मेरा रियल नंबर्स। और देखो डोमेन और कोडोमेन को लेके हम बहस नहीं कर सकते, सामने वाला बंदे ने जो दे दिया है वो दे दिया है, बोला है मैं आर से आर पर एक फंक्शन को डिफाइन किया हूं, वो फंक्शन क्या करता है, वो इनपुट की तरह एक्स लेता है और तुम्हें आउटपुट की तरह जो है उसको स्क्वायर करके देता है। तो फंक्शन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ मशीन। मान लो तंदूर मशीन है, तुम पनीर डालोगे तो पनीर तंदूरी निकलेगा, चिकन डालोगे तो चिकन तंदूरी निकलेगा। पनीर डालोगे या चिकन डालोगे तुम्हारे हाथ में है, बट एक बार डाल दिए हुए तो पनीर तंदूरी निकलेगा या चिकन तंदूरी निकलेगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और मशीन जो है वो फिक्स है, तो पनीर के तंदूर में डालने पे पनीर बटर मसाला बाहर नहीं निकलेगा, पनीर तंदूर ही बाहर निकलेगा। मशीन तुम्हारा फिक्स है, इंग्रेडिएंट क्या डालोगे वो तुम्हारे हाथ में है, उसके बाद जो आउटपुट है वो मशीन डिसाइड करेगा और जो तुम्हारा इनपुट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होने वाला है, ठीक है। तो फंक्शन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ मशीन। सो डोमेन और कोडोमेन को लेकर तो बहस नहीं कर सकते, जो उस बंदे ने दिया है वो दिया है भाई, ठीक है ना। कोई पूछेगा व्हाट इज द रेंज, बहुत सिंपल सी बात है, रेंज जो है वो मेरा केवल और केवल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। जो मेरा रेंज है वो डेफिनेटली मेरा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। तो मैं ये लिखूंगा जो मेरा रेंज है, क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूं रियल नंबर्स का, कभी नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता है। इट इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आर प्लस, यूनियन जीरो करना मत भूलना, क्योंकि जीरो तो आ सकता है एक्स। देखो अगर मैं केवल आर प्लस लिख दूंगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। रीजन, अगर कोई बोलेगा जो भाई चलो एक काम करते हैं, यहां पर पहले इसका एक जवाब दे दो, ये 1 1 है या मेनी 1 है, ऑब्वियसली मेनी 1, क्योंकि एक्स इक्वल्स, अगर सिंपल सी बात देखोगे तो एफ ऑफ 1 जो है वो भी हमारा 1 है और एफ ऑफ -1 जो है वो भी हमारा 1 है। तो इट इज मेनी 1 फंक्शन, ठीक है, समझ में। रेंज जो है वो है हमारा आर प्लस यूनियन जीरो, सिंपल सी बात है। तो सवाल ये है जो एफ
ये डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सवाल है क्या ये फंक्शन है? जवाब है नहीं। रीजन, क्योंकि ध्यान दो f0 0 है। देखो ऑब्वियसली इनपुट जो है वो मेरा रियल नंबर्स है, हाँ कि ना? तो 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड f0 जो है वो मेरा 0 है, दैट डज नॉट बिलोंग टू r प्लस। तो 0 इज अनमैप्ड, 0 is unmapped. That implies it is not a function. ये हमारा फंक्शन है ही नहीं। भाई डोमेन का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो इन दैट केस हमारा वो फंक्शन में गिना ही नहीं जाएगा। दैट्स अ वेरी वेरी की एस्पेक्ट, उस बात पे हमें ध्यान देना है। हाँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है f r माइनस 0 r प्लस fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नाउ इट इज अ फंक्शन, क्योंकि 0 जो है वो हमारा इस वाले डोमेन के अंदर आ ही नहीं रहा है। अब जो है नाउ दिस इज अ फंक्शन, नाउ इट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन का बेसिक चीजों के बारे में हमें आइडिया जो है वो हमारा लग चुका होगा, ठीक है। फंक्शंस आर ऑफ मेनी टाइप्स। फंक्शंस जो है वो हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहला जो है वो हमारा है अलजेब्राइक, ठीक है। उस स्पेशल केस जो है वो है ट्रांसडेंटल, ठीक है। मैं उन मैथमेटिकल टर्म्स में जा नहीं रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिदमिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एंड मान लो और क्या लिया जाए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, बहुत सारे टाइप के फंक्शंस जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस का कोई अंत नहीं है एंड उसमें बस हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है और दूसरा जो है वो हमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। सो दोस्तों, दिस आर द बेसिक थ्योरी रिगार्डिंग द फंक्शन। हम थोड़े बहुत इसके रिगार्डिंग हम और आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ स्पेशल फंक्शंस का मैं डोमेन और रेंज जो है वो डोमेन और रेंज में पूरी तरीके से डिफाइन करूंगा, जो हमें हर हालात पे याद रखना है। ओके, तो दोस्तों अब हम डोमेन और रेंज ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हम सीखेंगे। तो पहला जो है हमारा fx जो है, fx is given to be equals to sin of x, ठीक है। अरे बाय द वे यहां पर हमारा x का जो इनपुट होगा दैट विल बी इन द रेडियन और जो हमारा आउटपुट होगा दैट विल बी अ नंबर, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर मेरा डोमेन क्या होता है? जो हमारा sin x का डोमेन होता है दैट डोमेन इज अ रियल नंबर्स। तुम x अपने मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। बट sin x हमेशा -1 और +1 के बीच में लाई करता है, तो इसका जो रेंज है, इसका रेंज जो है वो है मेरा -1 to 1, ठीक है। हमारा sin x का जो हमारा डोमेन है वो हमारा होगा रियल नंबर्स और जो हमारा रेंज होगा दैट विल बी फ्रॉम -1 to 1। दूसरा जो है वो है मेरा fx इक्वल्स टू cos x, ठीक है। इसका जो मेरा डोमेन होता है
इसका मेरा डोमेन होता है R, और जो मेरा रेंज होता है इसका भी होता है -1 से 1। ठीक है, इसका जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1। ओके, थर्ड, fx इक्वल्स टू tan x। tan हर जगह पे डिफाइंड होता है, केवल उन जगहों के अलावा जो जहां पे cos हमारा 0 हो, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे cos हमारा 0 है, तो वहां पर हमारा tan जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। तो इसका जो मेरा डोमेन होता है, दैट डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स माइनस 2n + 1 π/2, n belongs to integers. All the odd multiples of π/2 will be excluded. बाकी हर रियल नंबर जो है वो हमारा होना अलाउड है। ठीक है, जो हमारा रेंज होता है tan पे कोई पाबंदी नहीं है। tan में जो है वो हमारा -∞ से चालू करते हुए इंफिनिटी तक कहीं पर भी हमारा tan जो है वो रह सकता है। ठीक है, चौथा, fx इक्वल्स टू cosec x। ओके, cosec x कहां पे डिफाइंड होगा? हर जगह पे जहां पे साइन मेरा 0 नहीं है। साइन जहां पर 0 है वहां पर मुझे हटना पड़ेगा, यानी ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई जो है वो हमारा हटना चाहिए। तो मेरा जो डोमेन आएगा, दैट डोमेन विल बी सिंपली r माइनस n पाई, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और जो हमारा रेंज है वो रेंज क्या होने वाला है? रेंज जो है साइन, क्योंकि मेरा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो यहां पर ये सिंपली नेगेटिव साइड में -∞ से -1। अच्छा, कभी +∞ या -∞ को इंक्लूड मत करना, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ नंबर लाइन। यूनियन 1 से इंफिनिटी, दैट इज गोइंग टू बी द डोमेन। नाउ नेक्स्ट, fx इक्वल्स टू sec x। fx इक्वल्स टू sec x, तो इसका जो मेरा डोमेन होगा, जहां जहां पे cos 0 है वहां पर अलाउड नहीं है। तो ध्यान देना, जो tan का प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है sec का भी। तो r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 n belongs to integers, that is the domain। एंड जो हमारा रेंज होगा, that range will be again the same, -∞ से -1 यूनियन 1 to infinity। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट, तो ट्रिगोनोमेट्रिक अब हमारा खत्म हो जाएगा। fx इक्वल्स टू cot x। अच्छा, cot का जो प्रॉब्लम है, cot इज cos बाई साइन, तो जहां पर साइन 0 है वहां पर मेरा प्रॉब्लम आने वाली है। तो cot की जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली हमारा cosec वाली प्रॉब्लम है। सो डोमेन जो आएगा वो आएगा मेरा r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और जो रेंज होगा, कॉट पर कोई पाबंदी नहीं है, -∞ to infinity और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको -∞ into infinity को हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जो है वो भी हम बोलते हैं। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का सबका मैंने
डोमेन और रेंज जो है वो मैंने डिफाइन कर दिया। कोडोमेन तुम्हारे हाथ में है। साइन एक्स का कोडोमेन रियल नंबर्स हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, बस इससे छोटा नहीं कर सकते हो, इससे बड़ा तुम्हें फर्जी तरीके से जितना लिखना है लिख डालो। कोडोमेन का एलिमेंट बचे मरे भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, राइट। सो ट्रिगोनोमेट्रिक सारे फंक्शन को मैंने लिख दिया हूं। नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू ln x, लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, ln होना ही जरूरी नहीं है, ln x और log x, ठीक है ना, ln x और log x, इट डजंट मैटर, कोई और बेस होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो मेरा डोमेन होगा दैट इज सिंपली इज r प्लस, or we can also write it from 0 to infinity, और इसका जो रेंज होगा that range is simply the real numbers or minus infinity to infinity. ln x का जो डोमेन और रेंज है that is pretty simple. Now next is exponential, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर x, e होना ही जरूरी नहीं है, a हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो चलेगा, ठीक है। a टू द पावर x में इन जनरल अगर मैं लिखूं तो इसका जो मेरा डोमेन होगा, इसका जो मेरा डोमेन होगा दैट डोमेन विल बी सिंपली ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स, और जो मेरा रेंज होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी का पावर जो है, पावर पॉजिटिव क्वांटिटी के पावर लगाने पर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, तो रेंज जो आएगा दैट विल बी सिंपली, जीरो कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, 0 टू इंफिनिटी, रेंज इज r प्लस। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में ध्यान देना, डोमेन रेंज बस इंटरचेंज होता है। ln x का जो डोमेन है वो e टू द पावर x का रेंज है, और जो हमारा इसका डोमेन है, e टू द पावर x का जो डोमेन है वो ln x का हमारा रेंज है, ठीक है। इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग, वो आगे जाके तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, राइट। खैर, सो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के बारे में हम लोगों ने यहां पर देख चुके हैं। The next important is inverse trigonometric function. fx equals to sin inverse x. Sin inverse x क्या cosec x है? नहीं। What is meant by sin inverse x? Sin का काम क्या है as a function? जो इनपुट की तरह एक एंगल लेता है, आउटपुट की तरह एक वैल्यू देता है। For example, sin pi by 3 is equals to root 3 by 2. Sin inverse accept a value and in return give you a angle. यानी अगर sin pi by 3 is root 3 by 2, तो sin inverse root 3 by 2 that is equals to pi by 3. यानी उल्टा सोचना है, किसका साइन लगाने पर रूट 3 by 2 आया है? सोचो, पाई बाई 3 पे लगाने पर आया है, तो साइन इनवर्स रूट 3 by 2 विल बी पाई बाई 3। अच्छा, यहां तक पहुंचने बोलने पर ही कुछ लोगों को लगा सर आप 60 डिग्री को ही क्यों पकड़ रहे हो, 120 डिग्री भी तो हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है। तो सर क्या एक इनपुट पे हमें 2 आउटपुट मिलेगा? मिल तो रहा है, इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट्स है, क्योंकि एंगल डालने पर जो हमारा एंगल डालने पर जो वैल्यू है वो तो यूनिक है, लेकिन एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स तो पॉसिबल है। तो इसके मतलब ये है सर, जो हमें जहां तक मैं अगर
वन मेनी होने से बचाना है, तो हमारा जो कोड डोमेन है वो कोड डोमेन के ऐसा तरीके से हम डिफाइन कर लेंगे जो कि हम बच जाए। ये चल सकता है। ध्यान दो, अगर मैं एंगल्स को केवल फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लूं, पहली बात साइन का हर वैल्यू कवर तो हो जाएगा, और फोर्थ और फर्स्ट में यूनिकनेस रहेगी। देखो फर्स्ट सेकंड ले लोगे तो प्रॉब्लम है, पहली बात साइन का कुछ वैल्यूज कवर ही नहीं होंगे, क्योंकि साइन के नेगेटिव वैल्यूज तो गेम पे भी नहीं आया, ठीक है। और इसके अलावा उसके अंदर रिपीट भी होंगे, √3/2 पे 60 और 120 दोनों आएगा। सर फर्स्ट और थर्ड लूंगा तो चलेगा? हाँ चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, चलेगा तो सही लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो लोगों ने एक चीज तो पहली बात बोला, जो भाई देख डोमेन जो होगा वो तो मेरा फिक्स है, क्योंकि कोई भी वैल्यू तुम्हें साइन इनवर्स जब करने जा रहे हो, अब साइन इनवर्स 2 आ ही नहीं सकता है भाई, किसी पे साइन लगाने पर 2 नहीं आता है, तो जो साइन एक्स का जो रेंज है वही यहां पर मेरा डोमेन बनेगा। तो डोमेन जो है वो तो मेरा -1 से 1 होगा, वो तो फिक्स है। रेंज में प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज का सामना करना पड़ेगा, तो तब लोगों ने रेंज को यहां पर, ये कन्वेंशन है, रेंज उन्होंने डिफाइन किया -π/2 से π/2। सर ऐसा ही क्यों किया मुझे मत पूछो, जिसने किया है उसको पूछो, उसका टांग तोड़ो, खैर मेरा हेडेक नहीं है। लोगों ने फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे डिफाइन किया। हां ये डेफिनेशन सफिशिएंट है, क्योंकि साइन का हर वैल्यू कवर होगा विदाउट एनी स्कोप ऑफ रिपीटेशन। ऐसा ही क्यों किया है, क्या कर लोगे तुम, ठीक है, मैं भी क्या कर लूंगा, खैर। नेक्स्ट सिमिलर प्रॉब्लम लोगों ने सामना किया जब उन्होंने डिफाइन किया cos इनवर्स x। अगेन डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, cos इनवर्स जो है, जिस चीज का इनवर्स निकाल रहे हो वो किसी चीज पे cos लगाने पर आया तो होगा, तो इसका डोमेन जो होगा वो तो हमारा सिंपली आएगा -1 से 1। अच्छा cos में फोर्थ क्वाड्रेंट ले नहीं सकते हो, क्योंकि फोर्थ और फर्स्ट में दोनों में पॉजिटिव है, रिपीटेशन भी आएगा। तो लोगों ने सबसे बढ़िया अनइंटरप्टेड सा इंटरवल लिया, ट्राई टू रियलाइज, लोगों ने अनइंटरप्टेड इंटरवल लेने का ट्राई कर रहा है। इट प्रेटी मच मेक्स सेंस, ठीक है, जबरदस्ती इंटरप्शन डालने का जरूरत नहीं है। देखो हर चीज या तो फर्स्ट सेकेंड लेने पर काम निकल जाएगा या फोर्थ फर्स्ट लेने पर काम निकल जाएगा, तो लोगों ने लॉजिकली उस तरीके से बनाया है जो कि हमारा बोलने पर कन्वीनियंस हो, ठीक है। अच्छा तो अगला इनवर्स फंक्शन क्या आएगा? बिल्कुल सर fx हम tan इनवर्स x ले ले। अब इस पे x पे तो कोई पाबंदी होती नहीं है, तो डोमेन जो हमारे पास आएगा, दैट डोमेन will be simply all possible real numbers -∞ to ∞। हर पॉसिबल रियल नंबर्स जो है वो तो हमारे होंगे। रेंज क्या होंगे? अच्छा इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, तो ट्राई टू रियलाइज एग्जैक्ट π/2 या एग्जैक्ट -π/2 नहीं आएगा। तो रेंज उन्होंने डिफाइन किया -π/2 to π/2। ये दोनों हमारा एक्सक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फिनिटी डालना तो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो π/2 या -π/2 कभी आ नहीं सकता है। बेसिकली तुम देख सकते हो यहां पर जो tan का रेंज, tan का जो हमारा डोमेन है, उस डोमेन के अंदर ही ये दोनों पॉइंट्स हमारा नहीं था, जो इसका रेंज के साथ उसका डोमेन जो है वो हमारा सबसेट वाइज मैच करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहां पर -π/2 और π/2 जो है वो तो हमारा एक्सक्लूडेड रहने वाला है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा दैट इज fx इक्वल्स टू cot इनवर्स x। सो इसका जो मेरा डोमेन होगा
वो डोमेन होगा मेरा रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। रेंज, देखो टैन और कॉट में एक खास बात समझो, ठीक है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए जो भाई फर्स्ट सेकेंड ले रहा हूं या फोर्थ फर्स्ट ले रहा हूं। तो लोगों ने बोला जो बहुत बुराई हो गया है, याद रखना जितने भी को वाले होंगे उन सब में फर्स्ट सेकेंड डिफाइन करूंगा, और जो नॉन को वाले होंगे उसमें फोर्थ फर्स्ट डिफाइन करूंगा। तो कॉस कहां पर डिफाइंड है? फर्स्ट सेकेंड पे, ठीक है, इसका ये को है। तो कॉट में भी को है, तो लोगों ने इसको भी डिफाइन किया 0 to पाई। ध्यान देना ये दोनों इंक्लूड नहीं होने वाला है, ठीक है ना, राइट। अच्छा, नेक्स्ट इज fx इक्वल्स टू sec इनवर्स x, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन तो बहुत सिंपल है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ये तो फिक्स बात है क्योंकि जो हमारा सेक के लिए वो हुआ था। एंड व्हाट अबाउट द रेंज? अच्छा, रेंज हमारा क्या होगा? सेक के बारे में अगर हम ध्यान दें तो अगेन हमें यहां पर जो है वो डिफाइन करना ही पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक π/2 जो है वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि cos π/2 हमारा एक्सक्लूडेड है। तो इसका जो रेंज होगा दैट विल बी फ्रॉम 0 to पाई माइनस π/2, ठीक है। जो cos के लिए है वही हमारा सेक इनवर्स के लिए होना चाहिए, बट यहां पर जो है हमें π/2 जो है वो हमें डेफिनेटली एक्सक्लूड तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। एंड नेक्स्ट fx इक्वल्स टू cosec इनवर्स x। fx जो है वो मेरा cosec इनवर्स x है, तो इसका डोमेन जो है वो अगेन माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी होगा, और जो मेरा रेंज होगा वो मुझे करना पड़ेगा -π/2 to π/2, बट ट्राई टू रियलाइज मुझे 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि 0 आना जो है वो हमारा संभव ही नहीं है, वहां पर तो ये चीज हमारा डिफाइंड ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो जो टफ वाले थे वो मैंने सारे के सारे करा दिया। अब कुछ आसान वाले, fx इक्वल्स टू x²। इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसके अंदर सिंपल सी बात है, जो मेरा डोमेन होगा, डोमेन विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और जो मेरा रेंज होगा दैट रेंज विल बी 0 to इंफिनिटी। रेंज जो आएगा वो मेरा सिंपली आएगा 0 to इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद fx इक्वल्स टू, चलो लीनियर ले लेता हूं x, तो डोमेन जो है ये r है, और रेंज जो है x क्यों, इन जनरल में कुछ भी ले लेता हूं, mx प्लस c, डजेंट मैटर। इसका जो रेंज होगा वो भी हमारा होगा ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स, ठीक है, इन जनरल ये तो मैं लिख सकता हूं। एंड सिमिलरली अगर हम ध्यान दें, fx इक्वल्स टू x³, ठीक है। fx इक्वल्स टू अगर हम ध्यान दें x³, तो मेरा जो डोमेन होगा that domain will be set of all real numbers and the range is also going to be
the set of all possible real numbers. So these are very few important domain and ranges जो हमें पता होना चाहिए. इतने में हमारा फिजिक्स में काम निकल जाएगा. हाँ, मैथ्स वाले बहुत कुछ कराने वाले हैं, लेकिन उतने हमें कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. ओके दोस्तों, तो अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. पहला जो है उसके अंदर है मॉड्यूलस फंक्शन. व्हाट इज मीन बाय मॉड्यूलस फंक्शन? मॉड्यूलस फंक्शन वो फंक्शन है जो कि हमारा बेसिकली कोई एक का फंक्शन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू को टेक आउट करता है. यानी उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स. ठीक है, एंड एफ एक्स अगर मेरा मॉड ऑफ एक्स है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा वो x लेगा अगर x हमारा पॉजिटिव है तो, और माइनस x लेगा अगर x हमारा नेगेटिव है तो. जीरो को किधर भी इंक्लूड कर दो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस जीरो या माइनस जीरो बेसिकली तो हमारा सेम ही होता है. तो एफ एक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू मॉड x, जहां पर x है अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, एंड इट इज माइनस x इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, ये वाला फंक्शन का जो हमारा डोमेन होगा दैट डोमेन इज द रेंज ऑल रियल नंबर्स, और इसका जो हमारा रेंज होगा दैट रेंज विल बी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, यानी r प्लस यूनियन जीरो. ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास ये है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर 3 में 3 पे जो होगा हमारा प्रॉब्लम आएगी, तो यहां पर सिंपली होगा x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड 3 माइनस एफ एक्स इफ x इज लेस देन 3. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. तो ये वाला मॉड मेरा किस तरीके से खुलेगा? x माइनस 2 x माइनस 1. तो ध्यान दो, 2 से अगर बड़ा कोई भी डालूंगा, 2 से बड़ा अगर मैं कोई भी डालूंगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. 1 से मैं छोटा डालूंगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन तो पॉजिटिव ही आएगा. लेकिन 1 और 2 के बीच में डाला अगर मैं मान लो 1.5 डाला तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अगर x हमारा लाई करता है बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अगर x मेरा लाई करता है बिटवीन 1 and 2. दैट इज द जॉब ऑफ बेसिकली मॉड्यूलस फंक्शन. इसके रिगार्डिंग ज्यादा और चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, आगे मैथ्स में करोगे, बट बेसिक मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है वो मेरे ख्याल से यहां पर समझ में आ गया है. तो मॉड्यूलस फंक्शन अगर हो गया तो हम लोगों ने एक चीज और डिफाइन करते हैं, सिग्नम फंक्शन. ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन को हम बोलते हैं SGN(x). व्हाट इज द सिग्नम फंक्शन? ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू x by mod x if x is not equals to 0 and is equals to 0 if x equals to 0. That's the way signum function is defined. तो we can clearly see fx को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वन मतलब इसको SGN(x) लिख दो,
1 if x is greater than 0, 0 if x is equals to 0, and -1 if x is less than 0. It's another function that we are going to define. ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है दैट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसको हम लोग लिखते हैं GIF और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? अच्छा, सो व्हाट डज बॉक्स एक्स रिप्रेजेंट? बॉक्स एक्स इज इक्वल्स टू nearest integer of x smaller or equal to it. ये x का नियरेस्ट इंटीजर है जो x के इक्वल हो. अगर x इंटीजर है तो इन दैट केस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो नंबर खुद ही है, या फिर उससे स्मॉलर हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 मेरा 3 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.27 जो है वो भी मेरा 3 होगा. 3.27 से छोटा उसका नियरेस्ट इंटीजर कौन है? 3. ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 जो होगा वो मेरा -2 होने वाला है. ठीक है? एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.51, यहां पे गलती मत करना दोस्तों, इट इज इक्वल्स टू -2. -1 मत लिख के आ जाना, -1 उससे बड़ा है. ठीक है? समझ में आया? सो कोई एक नंबर का नियरेस्ट उससे छोटा या इक्वल जो इंटीजर होंगे दैट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ठीक है? बॉक्स x is also represented as इसको बोलता है फ्लोर ऑफ एक्स या फ्लोर फंक्शन. फ्लोर मतलब जमीन यानी उसके नीचे होता है. सो दिस इज कॉल्ड द फ्लोर फंक्शन. ठीक है? समझ में? राइट. अच्छा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जो हमारा डोमेन होगा वो डोमेन तो हमारा रियल नंबर्स होगा पूरा, और इसका जो रेंज में आएगा दैट रेंज विल बी ओनली इंटीजर्स. द रेंज विल बी ओनली इंटीजर्स. तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेसिक रिप्रेजेंटेशन है. मेरे ख्याल से ये चीजें हमें पूरी तरीके से समझ में आ चुका है. ठीक है? अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एनी इंटीजर दैट कैन बी रिटन एज ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर. n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोई एक इंटीजर ऐड करने पर 3.27 प्लस 3, ठीक है, तो मैं सिंपली 3.27 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूंगा और 3 को अलग से ऐड कर दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. 6.27 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 6 है और इधर वाला साइड भी जो होगा वो हमारा 6 से आने वाला है. ठीक है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू नो. इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं बट राइट नाउ उसको छोड़ दिया जाए.
हमारे ज्यादा दिमाग लगाने की इस पे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नाउ अब इसके साथ हम डिफाइन करते हैं द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। अच्छा, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो हमारा सिंपल डेफिनेशन है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। कोई एक नंबर लो, ठीक है, कोई एक नंबर लो, और कोई एक नंबर लेने के बाद हमारा सिंपली जो है यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर को उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास जो है फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो डोमेन होगा दैट डोमेन विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और जो मेरा रेंज होगा, इफ वी अंडरस्टैंड, दैट विल बी 0 to 1, बट 1 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि जब 1 होने का नौबत होगा, 4 होगा तो तुरंत वापस 0 हो जाएगा। 1 वो उसने कभी भी अटेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिंपल सी बात है बोल सकता हूं, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.27 होगा, दैट विल बी सिंपली 0.27। यहां पे अक्सर गलती जो होती है, दैट इज fractional part of minus 1.53, that is not equals to 0.53। ना 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 लल्ला, सब्सट्रैक्ट किसको करने बोला हूं? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? -2। तो ये कितना आएगा मेरे पास? दिस विल बी इक्वल्स टू -1.53 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.57। ठीक है, अच्छा, इसके रिगार्डिंग और एक बात, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर प्लस एनी इंटीजर n विल बी सिंपली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, दैट इज गोइंग टू बी सिंपली इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया? राइट। अच्छा, इसके रिगार्डिंग और एक प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल part of minus x plus fractional part of x, that is equals to 0 if x is a integer and 1 if x is not an इंटीजर। अगर मेरा x जो है वो इंटीजर होगा तो मेरा 0 होगा, दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली 0 है। और अगर इंटीजर नहीं है तो इन दैट केस सिंपली उसके दोनों का सम जो आएगा वो मेरा 1 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.53 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.53। पहले वाले का फ्रैक्शनल पार्ट 0.53 है, अगले वाले का हमने अभी देखे 0.47 है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा, इसके अलावा हम डिफाइन करते हैं रूफ फंक्शन। इसको हम डिफाइन करते हैं एज दिस। ये हमारा फ्लोर फंक्शन था, ये दूसरा वाला जो है वो है मेरा रूफ फंक्शन। सो रूफ फंक्शन x इज इक्वल्स टू नियरेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू और ग्रेटर
तो मेरे पास जो रूफ 3 आएगा वो तो मेरा 3 आएगा. रूफ 3.27 will be simply 4. Roof minus 1.52 will be -1. इस बात पे ध्यान देना है. ठीक है. इसका जो मेरा डोमेन आएगा, द डोमेन विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और जो मेरा रेंज होगा दैट विल बी सिंपली integers. So these are the important functions that we have to look into: modulus, signum, greatest integer, fractional part and the roof function. इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखे थे, अब जो है वो हम लोग यहां पर देख चुके हैं. ठीक है. ओके दोस्तों, तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस का ग्राफ देखने वाले हैं. ठीक है. फिलहाल फिजिक्स में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारे ग्राफ्स मैं तुम लोगों को रटवाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना. सबसे पहला fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरीके से होता है हमारा? ये है मेरा y जो कि fx है, ये है मेरा x. तो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से होने वाली है. ठीक है. दूसरा fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब. तो fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होगा? ये x है, ये y है. x जब प्लस इंफिनिटी रहेगा तो एक्स क्यूब भी प्लस इंफिनिटी रहेगा, और जब माइनस इंफिनिटी रहेगा तो यहां पर fx भी हमारा माइनस इंफिनिटी रहने वाला है. दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू डू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, fx इक्वल्स टू मॉड x. ठीक है. फिलहाल के लिए ये ग्राफ जो है वो याद करो. मैथ्स में रेगुलर इस्तेमाल से ये ग्राफ को ऑब्वियसली तुम लोग समझ जाओगे. अभी एक ग्राफ का स्केच जो है एज अ रेफरेंस हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि इन सारे ग्राफ्स का हम भरपूर इस्तेमाल जो है वो हम करने वाले हैं. तो अगर मेरा fx जो है वो माइनस x नेगेटिव है तो ये माइनस x की तरह चलेगा, और दूसरा यानी दिस लाइन इज y इक्वल्स टू x एंड दिस पार्ट इज y इक्वल्स टू माइनस x. ठीक है. समझ में? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x. राइट. नेक्स्ट, फोर्थ, fx इक्वल्स टू SGN x. fx जो है वो है मेरा SGN x. तो सिग्नम x का ग्राफ कैसे होगा? ध्यान देना. अगर x मेरा पॉजिटिव हुआ तो y मेरा हमेशा +1 है. एग्जैक्टली 0 में पुट नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं यहां पे एक होल बना रहा हूं. एग्जैक्टली 0 पर 0 है, और नेगेटिव के लिए ये हमारा होना चाहिए -1. पैरेलल लगने टाइप पर है. ठीक है. -1. नाउ फिफ्थ इंपॉर्टेंट ग्राफ, fx इक्वल्स टू और फ्लोर x. ठीक है. तो ये वाले ग्राफ कैसे होंगे? ये वाला ग्राफ में थोड़ा सा बड़ा जगह की जरूरत पड़ेगी. ये मेरा y है और ये मेरा x है.
तो ये मेरा x इक्वल्स टू 1 है, ये मेरा x इक्वल्स टू 2 है, ये मेरा x इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड भी बना लेता हूं। ये x इक्वल्स टू -1 है, ये x इक्वल्स टू -2 है। ना 0 और 1 के बीच में कुछ भी पुट करो, अप टू जब तक 1 अटेंड नहीं होगा तब तक इसका वैल्यू तो 0 ही रहेगा। 1 पर गोला मार दो क्योंकि एग्जैक्टली 1 पे तो 1 नहीं है। ठीक है ना, एग्जैक्टली 1 से 2 के बीच तक हमेशा 1 ही रहेगा, 2 और 3 के बीच में हमेशा 2 ही रहेगा, so on and so forth। यहां पर अगर मैं देखूं तो -1 से चालू करके 0 तक हमेशा -1 रहेगा, -2 से यहां तक हमेशा -2 रहेगा। इस तरीके से गेम जो है वो हमारा चलता रहेगा। अगर रूफ फंक्शन होगा तो इन दैट केस सिंपल सी इस चीज को थोड़ा सा एक एक से ऊपर बढ़ा दो। हाँ, बट यहां पर बस 0 पे गट्ठा पड़ेगा क्योंकि 0 पे 0 होगा और 1 पे जो होगा मेरा 1 होगा, तो इसको एक एक बढ़ा दो और ये जो गोला है, गड्ढा है, उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो, तो तुम्हारे पास रूफ एक्स का ग्राफ जो है वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अप, एफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये एक्स है, ये वाई है। यहां पर भी मैं इंटीजर्स पे लाइन खींच लेता हूं। ठीक है, मेरा 1, अच्छा इसका वैल्यू कभी 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, तो मैंने ये वाला एक लाइन बना लेता हूं, y इक्वल्स टू 1। हर इंटीजर पे 0 होगा और उसके बाद जो है वो लीनियरली हमारा इंक्रीज करेगा अप टू 1, लास्ट में जाके एक गड्ढा पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली जैसे ही इंटीजर को हिट करेगा वापस 0 पे आ जाएगा, फिर ये लीनियरली इंक्रीज करेगा यहां तक, फिर ये लीनियरली इंक्रीज करेगा यहां तक, यहां पर भी यहां तक, यहां पर भी यहां तक, यहां पर भी यहां तक। This is a graph of fx equals to fractional part of x. Next up, fx equals to e to the power of x. It's a simple graph. e to the power x में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर अगर हम ग्राफ देखें, ये मेरा x है, ये मेरा y है। y कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। x जब -∞ पर रहेगा तो मेरा y 0 होगा, बट -∞ एग्जैक्टली तो कभी हो नहीं सकता है। तो ग्राफ जो है वो धीरे 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 हमारा इंक्रीज करेगा। x0 पे हमारा y का वैल्यू जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1। और इसके साथ ही दूसरा ग्राफ भी देख लो, fx इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ -x। एक्चुअली ये इतना ज्यादा कॉमन है एनकाउंटर करने में। ट्राई टू रियलाइज, x जब -∞ होगा तो fx मेरा इंफिनिटी होगा, और x जब इंफिनिटी होगा तब 0 होगा, एंड f0 तो अभी भी मेरा 1 ही रहेगा। तो ग्राफ बिल्कुल उल्टे नेचर का होगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट, fx इक्वल्स टू ln x। fx इक्वल्स टू ln x। तो fx इक्वल्स टू ln x का ग्राफ कैसे होगा? x नेगेटिव पे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, केवल पॉजिटिव x के लिए डिफाइंड ही है। ठीक है, एग्जैक्टली 0 पर भी डिफाइंड नहीं है। तो ये -∞ से बढ़ता हुआ हमारा यहां तक जाने वाला है। ये वाला पॉइंट जो है वो है मेरा x इक्वल्स टू 1।
ठीक है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, fx equals to sin x, fx equals to sin x। तो sin x का ग्राफ हमारा किस तरीके से होने वाला है, लेट्स सी। ये x है, ये y है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज हमारा यहां पर दो लिमिटेशन है, ऊपर y इक्वल्स टू 1 से ज्यादा हो नहीं सकता है और नीचे y इक्वल्स टू -1 से कम नहीं हो सकता है। तो मैंने यहां पर ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट लूप बना दे रहा हूं। पहले इट इंक्रीजेस लाइक दिस, ये है x0, ये है π/2, ये है पाई, ये है मेरा 3π/2, ये है मेरा 2π, and similarly in the negative side we are going to get something like this। इसके बाद आगे तुम्हें अगर बनाना है तो ये वाला ग्राफ को कंट्रोल से कंट्रोल भी कर लो। ये वाला पार्ट जो है वो हमारा रिपीटिंग यूनिट है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ग्राफ को आगे बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि हमने एक चीज पढ़े हैं, साइन ऑफ 2nπ प्लस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। तो यहां पर भी सिमिलरली दिस पॉइंट इज -π/2, -π, -3π/2, -2π। That is the graph of fx equals to sin x. Next up, fx equals to cos x। ठीक है, चलो यहां पर भी बनाते हैं हम लोग ग्राफ को। ये x है, ये y है। तो यहां पर जो आएगा दैट विल बी y इक्वल्स टू 1, और यहां पर जो आएगा दैट विल बी y इक्वल्स टू -1। अगेन मैं यहां पर भी एक लूप बना दे रहा हूं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। एंड फिर ये मेरा है π/2, ये है मेरा पाई, ये है मेरा 3π/2, ये है मेरा 2π। ठीक है, और यहां पर अगर मैं इस तरफ देखूंगा, दिस इज -π/2, -π, -3π/2, -2π। तो दिस द ग्राफ ऑफ cos x। ठीक है, चलो अब tan का ग्राफ बनाते हैं, लेट्स सी। ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स डू फॉर द tan x। ठीक है, π/2 -π/2 3π/2 -3π/2 इन पे डिफाइंड नहीं होगा। सो π/2 से यहां तक, यहां पर इंफिनिटी से चालू करते हुए पहले ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाते हुए -π/2 पे -इंफिनिटी पे जाएगा। अब -π/2 में इस तरफ से -इंफिनिटी से चालू करते हुए पाई तक जाएगा, और फिर पाई के बाद जो है वो 3π/2 तक इंफिनिटी पे जाएगा, एंड यहां पर फिर वापस 3π/2 से 2π इस तरीके से इंक्रीज करते हुए पहुंचेगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा -π है। यहां से ग्राफ जो है इंफिनिटी से चालू करेगा, -π तक पहुंचेगा, फिर -π से इंफिनिटी तक जाएगा, एंड फिर यहां पर जो है प्लस इंफिनिटी से चालू करते हुए 2π तक जो है हमारा ग्राफ जाने वाला है।
ठीक है, और मैं इसी पर ड्रॉ करना चाहूंगा साथ में cot x को भी। एक ही ग्राफ में दोनों को ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर जो लाइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो है पाई का, 2 पाई का, माइनस पाई का एंड -2 पाई का। तो यहां पर मैंने एडिशनल लाइंस जो है वो मैंने बना लिया। ठीक है, अच्छा 0 पर वो कॉट जो है वो हमारा इंफिनिटी रहेगा एंड π/2 पे जो है वो हमारा 0 रहने वाला है। एंड सो यहां पर ग्राफ एग्जैक्टली इसका इमेज टाइप्स बनेगा। ध्यान देना, ग्रीन से मेरा कॉट का ग्राफ चल रहा है, π/2 पर 0, फिर पाई पे -∞, फिर यहां पर इधर भी यहां पर -∞ से चालू करेगा, यहां पर +∞ तक जाएगा। और इधर भी ये हो जाएगा हमारे पास cot x का ग्राफ। पिंक से तुम्हें tan दिखेगा और यहां पर तुम्हें cot दिखेगा, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो सारे के सारे π/4 टाइप की चीजें होंगे। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज गोइंग टू बी द π/4 एंड यहां पर जो बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3π/4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट जो है fx इक्वल्स टू sec x। जहां जहां पे cos 0 है वहां पे हमारा ये चीज इनफाइनाइट बनने वाला है, तो ये cot टाइप के चीजें रहेंगे। और ध्यान देना यहां पर 2 लाइंस इंपॉर्टेंट है, y इक्वल्स टू 1 के नीचे और यहां पर y इक्वल्स टू -1 के ऊपर हमारा कुछ नहीं बनने वाला है। यह है मेरा x इक्वल्स टू पाई, यह है मेरा x इक्वल्स टू 2 पाई, इधर भी है मेरा x इक्वल्स टू -पाई, और यहां पर जो है वो है मेरा x इक्वल्स टू -2 पाई। π/2 पे हमारा 1 भी हिट करेगा। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया cosec x का। सॉरी मैं सेक क्यों बोलता गया, cosec, सॉरी। 1 हिट करेगा जब साइन मेरा 1 होगा, राइट। सो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, π/2 पे हमारा 1 लेने वाला है। उसके बाद जो ग्राफ होगा वो हमारा नेगेटिव पे आएगा, क्योंकि ये हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये मेरा 3π/2 पे आएगा। सिमिलरली यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर मेरा इस तरीके से आएगा -π/2 पर, और यहां पर मेरा ऊपर की तरफ आएगा, दिस 1 विल बी एट 3π/2। That's the graph of fx equals to cosec x. And now, what about the graph of fx equals to sec x? Cos जहां जहां पे 0 है वहां पे प्रॉब्लम है, यानी इसका प्रॉब्लम जो है वो मेरा cos का प्रॉब्लम है। cos जहां जहां पे 0 है यानी ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे मेरा sec x जो है वो मेरा डिफाइंड नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मेरा y है, ये मेरा x है, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लेता हूं। ये है मेरा π/2, ये जो है दिस इज माई 3π/2। ठीक है, राइट। एंड यहां पर इस तरफ जो होगा दैट विल बी -π/2।
यहां पर जो आएगा दैट इज -3π/2, ठीक है। और बाकी जो है मेरा 2π और 2π -2π वहां पर है। दो लाइंस इंपॉर्टेंट है, उसको बना लेते हैं। ये है मेरा y = 1 और ये जो है वो है मेरा y = -1, ठीक है। तो सेक का ग्राफ हमारा कैसे होने वाला है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पर जो होगा मेरा इस तरीके से पॉजिटिव होगा और x 0 पर ये 1 को टच करता हुआ जाएगा। एंड उसके बाद इन दोनों के बीच में अब मेरा वापस नेगेटिव आने वाला है, लाइक दिस। ये मेरा होने वाला है -π पे, फिर वापस पॉजिटिव होने वाला है और 2π पे जाके ये मेरा 1 होने वाला है। यहां पर जो ग्राफ होगा, यहां पर इस तरफ अगर हम ध्यान दें, दिस विल हैपन एट -π and after that it will again at n1 at x equals to -2π. So that is the graph of sec x. तो ट्रिगोनोमेट्रिक सारे फंक्शन का ग्राफ जो है वो हमने यहां पर ड्रॉ कर लिए हैं। So now let's move on to the inverse trigonometric function. We want to draw the graph of sin inverse x. It's pretty simple and straightforward. हमें बहुत ही छोटा रीजन के लिए बनाना है। If we see, ये मेरा y है, ये मेरा x है। x पर बाउंडेशन है जो वो हमारा किसी भी हालत पर π/2 जो है, x का जो बाउंडेशन है दैट इज x हमारा 1 और -1 के बीच में ही रहेगा और y जो है दैट विल बी π/2 और यहां पर जो होगा दैट विल बी -π/2, ठीक है। तो यहां पर जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है? This will be the graph of sin inverse x, ठीक है। cos inverse x का ग्राफ कैसे होगा? सिंपल, लेट्स ड्रॉ फॉर द cos inverse x। तो यहां पर मेरा y है, यहां पर मेरा x है। यहां पर y जो है वो मेरा 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, तो मैं y = π जो है वो बना लेता हूं। ये है मेरा y = π और यहां पर है मेरा x = -1 और यहां पर है मेरा x = 1, ठीक है। ये हमारा होने वाला है। तो cos इनवर्स x का ग्राफ किस तरीके से बनता है, लेट्स सी। ध्यान दो, जब -1 होगा तो cos इनवर्स x π होगा and finally at 1 it will become जब 0 होगा तो so we can clearly see this and यहां पर जो होगा this will be π/2, ठीक है। बाकी tan इनवर्स वगैरह का ग्राफ उतना ज्यादा हमारा काम नहीं आता है, इतना ग्राफ के साथ हम आगे जिंदा रह सकते हैं। बाकी ग्राफ की कोई एज सच हमें जरूरत नहीं है। तो फंक्शन जो है वो प्रैक्टिकली अब हमारा समाप्त हो चुका है। मैं जल्दी से एक चीज डिफाइन कर दे रहा हूं, कोई अलग चीज नहीं है, मैं उसको लेकर ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाऊंगा। दैट इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है? फंक्शन के अंदर फंक्शन, यानी फॉर एग्जाम्पल f of gx, इसको हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं, मान लो fx जो है
दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, और gx है मान लो हमारे पास sin x। ठीक है, सो f ऑफ gx हमारा क्या होने वाला है, e टू द पावर gx। इनपुट में अब x के बदले gx आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर gx। सो f ऑफ gx विल बी सिंपली e टू द पावर ऑफ sin x। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली अगर मेरे पास g ऑफ fx आएगा, इसको हम पढ़ते हैं गॉफ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ fx, so that will be sine of e to the power x. So this is called composite function. ऐसे multiple composition possible है। अगर मान लो हमारे पास है f of g of h of x, तो इसको हम बोलते हैं f o g h x। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो fx जो है वो मेरा वही है, fx जो है वो मेरा e to the power x है, gx जो है वो sin x है, और hx जो है वो मेरा x स्क्वायर है। सो g ऑफ hx क्या होगा, sin ऑफ hx, दैट इज sin ऑफ x स्क्वायर, नॉट टू बी कंफ्यूज विद sin स्क्वायर x, ना, वो h ऑफ gx है, राइट। सो f ऑफ g ऑफ hx e to the power g of hx e to the power sin of x square. This is called composite function। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ फंक्शन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बैठ गया है, और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है उन सारे ग्राफ का सारे जो फंक्शंस हैं उनका ग्राफ भी हम ड्रॉ करना सीख गए हैं। याद रखो इनको। Now we move on to graphical transformations। जो अगर हमें ग्राफ्स दिया हुआ है तो हम ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हमें कुछ आइडिया होनी चाहिए। Let's move on to that।